हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र। आवेशों का निकाय मीन्स दो से ज्यादा आवेश मिल जाएं, दो या दो से, तो हम उसे कहेंगे आवेशों का निकाय। तो बहुल आवेशों या अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, या बहुल आवेशों अथवा आवेशों के निकाय के कारण परिणामी बल पढ़ा था। उस समय हमने ये पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत था कि किसी बिंदु पर परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत था। बल एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। ये नियम सभी सदिश राशियों पर लागू होता है। तो यहां पर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय के कारण, ये भी बेटा वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। इस पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत ही लागू होगा। बस इसमें और बल में थोड़ा सा अंतर है। बल हमेशा आवेश के ऊपर लगता था, इसलिए जिस बिंदु पर भी हमें परिणामी बल निकालना होता था उस बिंदु पर आवेश होना आवश्यक था, उस बिंदु पर बल होना आवश्यक था। परंतु वैद्युत क्षेत्र के लिए उस बिंदु पर आवेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु या स्थिति की विशेषता है। तो ये किसी बिंदु पर भी पाया जा सकता है। बल हमेशा तब लगता है जब उस बिंदु के ऊपर आवेश हो। तो याद रखिएगा, बल तब लगेगा जब उस बिंदु पर आवेश हो। वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर आवेश हो या ना हो हमेशा रहेगा। चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने लिख रखा है, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर निकाय के अलग अलग यानी इंडिविजुअल चार्जेस, अलग अलग आवेशों के वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत था कि किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उस निकाय के अलग अलग आवेश, जितने भी आवेश होंगे उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेंगे, जितने भी वैद्युत क्षेत्र बनेंगे उन सभी वैद्युत क्षेत्रों का क्या कर देना है, सदिश योग। सभी वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा कौन, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। चलिए बेटा इसे देखते हैं। मैं एक सिंबॉलिक एग्जांपल लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज हमारे पास कोई निकाय है जिसमें 4 आवेश है। हम 4 आवेशों का कोई निकाय मान लेते हैं। माना किसी निकाय के आवेश Q1 Q2, एक आवेश को हम नेगेटिव ले लेते हैं। आप मर्जी है, कुछ भी हो सकता है निकाय में, कुछ आवेश प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। तो हम एक सिंबॉलिक ले रहे हैं, तो हमने एक आवेश को नेगेटिव भी ले लिया है, जिससे आपको थोड़े डायरेक्शन के बारे में और आइडिया है। Q1 Q2 Q3 और Q4 है। माना किसी निकाय के आवेश Q1 Q2 Q4 Q3 और Q4 है। हमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मान लीजिए हमें किसी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यह हमारा एम है बेटा। क्या एम है, क्या उद्देश्य हमारा, कि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
हम परिणामी वर्ड यूज करते हैं क्योंकि कई सारे विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर लग रहे होंगे। 4 आवेश हैं, 4 आवेशों के कारण बल लग रहा, वो विद्युत क्षेत्र लग रहे होंगे। उन सभी विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग परिणामी सदिश विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्रों का, इसलिए वर्ड मैंने यूज किया हमेशा यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ओके बेटा, और ये Q4 है। सिंबॉलिक ऐसे हमने 4 आवेश ले लिए। ये Q2, ये आवेश हमारा नेगेटिव है। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है, हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमें मालूम है बेटा, इस बिंदु के पास 4 आवेश रखे हुए हैं, तो चारों आवेश इस बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। इन 4 आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके सभी आवेशों के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनको सदिश योग कर देंगे उनका। तो Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा? Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 धनात्मक है, और मैंने विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप में आपको पढ़ाया था कि प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। ओके, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा? बाहर की ओर, क्योंकि इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश रख सकते हैं, ये भी प्लस, तो ये इस प्लस को क्या करेगा? बाहर की ओर धकेलेगा, या बाहर की ओर इसके ऊपर बल लगाएगा। तो हम कहेंगे इसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। तो P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा 1 की वजह से वो किधर होगा बेटा? बाहर की ओर, इस तरीके से। ये इसको बेटा आप डिनोट कर सकते हैं E at P due to 1, तो E1P से, इसको हम कैसे किसे डिनोट कर सकते हैं? E1P से, एक पर P पर एक की वजह से विद्युत क्षेत्र। ओके बेटा, चलिए एक विद्युत क्षेत्र का परिमाण अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए हमें इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस P का Q1 से डिस्टेंस है, ये दूरी है बेटा R1, हम एज्यूम कर लेते हैं ये दूरी कितनी है? R1। तो P पर विद्युत EP1 परिमाण निकालने के लिए E1P किस तरीके से निकल सकता है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र R दूरी पर 1/4πε0, आवेश कितना है? Q1, बीच की दूरी कितनी है? R1 स्क्वायर, ये हमारा E1P होगा। इस तरीके से Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो दिशा की बात करें तो ये धनात्मक है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, ये क्या करेगा? बाहर की ओर बल लगाएगा परीक्षण आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा? बाहर की ओर। ठीक है, तो इस पर P पर Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा इस दिशा में होगा, ऐसे E2P। अभी बेटा ये सिंबॉलिक बना रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं पता है, इसलिए इन एरो की लेंथ वगैरह के बारे में अभी नहीं सोच सकते। ठीक है बेटा, तो E2P। अगर ये डिस्टेंस R2 है, कौन सा डिस्टेंस? Q2 से P तक का डिस्टेंस R2 मान लेता हूं। कितना है डिस्टेंस बेटा? R2। तो इसका परिणाम कैसे निकाल सकते हैं? परिमाण, आप इसका परिमाण निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, E2P बराबर 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये इंडिविजुअल विद्युत क्षेत्र निकल गए, दो विद्युत क्षेत्र निकल गए, दो आवेशों के कारण। अब तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं।
तीसरा आवेश कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अंदर की ओर। मैंने बताया था प्लस की वजह से बाहर की ओर, माइनस की वजह से अंदर की ओर। या ये कहिए ये माइनस वाला परीक्षण आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी बेटा? इस Q1 की तरफ। ये मैंने ऐसे लिखा, ये होगा विद्युत क्षेत्र E3P। E3P इसको डिनोट किया E3P। अगर बेटा ये दूरी, ये डिस्टेंस E3P, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर ये वाली डिस्टेंस R3 मान लेता हूं, अगर क्या है R3, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? E3P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ये हो गया अपनी इक्वेशन 3। अब 4 चौथा आवेश बचा। चौथे आवेश धनात्मक है, धनात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। तो सिंपल ऐसे रखेंगे, यहां से बाहर की ओर। ये मान लीजिए Q4। इसको डिनोट किससे करेंगे? E4PC। इस विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करेंगे? E4PC। E4P। अगर ये डिस्टेंस R4 है, सपोज कितना डिस्टेंस है ये? R4, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? R4। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? E4P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर। ये हमारे बेटा इंडिविजुअल, ये हमारे क्या होगा? इंडिविजुअल विद्युत क्षेत्र। किस पर? P बिंदु पर। ये बिंदु P है, इसको यहां रखो, ठीक है। परीक्षण आवेश को हटा देता हूं, ये तो जस्ट हम इमेज का। ये बिंदु P है, ये वाला। इस बिंदु P पर, इस बिंदु P के आसपास 4 आवेश थे, तो इसके ऊपर कितने विद्युत क्षेत्र बने? 4। ठीक है। हमने अलग अलग करके पहले क्या करेंगे? सबका चारों का परिमाण निकाल लेंगे। दिशाएं अपने दिमाग से निकालेंगे, प्लस माइनस से, या जो मैंने एक नोट लिखाया था कि प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की। ये रूल लगाकर उनकी दिशा। अब हमें क्या करना है? ये हमारे निकल गए अलग अलग या इंडिविजुअल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, जो ये वाली बात थी। ये अलग अलग आवेशों के कारण निकाल के, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इनका क्या कर देना? परिणाम निकालने के लिए इनका सदिश योग। तो अब आपको इनको सदिश योग तो आपको आता ही होगा। सदिश योग में हम एक बार में दो सदिश राशियों को जोड़ सकते हैं बाय समांतर चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बताता हूं आपको। मान लीजिए इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र EP है। क्या है? EP, यानी इन चारों को जोड़कर क्या बनता है? EP। तो EP किसके बराबर होगा बेटा? E1P प्लस E वेक्टर E2P प्लस E3P प्लस E4P। यह हमारा होगा बेटा परिणामी। ये क्या होगा बेटा? परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र। किस पर? P पर। इन चारों को, ये थे ना 4, आप इसको नॉर्मली सीधा मत जोड़ दीजिएगा मैग्नीट्यूड निकालकर, फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सीधा जोड़ दिया तो वो एल्जेब्रिक सम होता है। कौन सा सम होता है? बीजगणितीय योग। हमें कौन सा करना है? सदिश योग। तो सदिश योग के लिए मैं एग्जांपल लूंगा, वो पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको ऑलरेडी सदिश योग आते हैं। ये सदिश आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। मैंने इससे पहले कई सारे एग्जाम्पल करा चुका हूं बलों के लिए, वहां पर भी सदिश योग कर रहे थे। चलिए, तो परिणामी बल क्या होता है? अलग अलग विद्युत क्षेत्र, सॉरी, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों का सदिश। ये होता है परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में हमारे पास
एग्जाम्पल या कहेंगे उदाहरण, उदाहरण 1.9 और अभ्यास 1.8 ये हमारे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र पर बेस्ड है। इन दोनों को मैं अब इसके बाद डिस्कस कराने वाला हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इनका वेक्टर सम कैसे करते हैं, कैसे इंडिविजुअल आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इसमें सिंबॉलिक दिखाना चाहें तो इन तीनों का मान लीजिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है, ऐसे दिखाया है बेटा, सिंबॉलिक है EP, ये आपका होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस पर, P पर। वो किससे आएगा, इन चारों के वेक्टर सम से। एक और अभ्यास है, एक और एग्जांपल है बेटा, उदाहरण 1.8। ये उदाहरण है, ये अभ्यास है, याद रखिएगा। ये दोनों में अभी डिस्कस कराऊंगा पहले, और 1.8 इन दोनों के बाद डिस्कस करूंगा। पहले इन दोनों को कीजिएगा, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए तो आप देखते हैं हम इसके बाद उदाहरण 1.9। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं NCERT एग्जाम्पल 1.9। ये आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र पर ही बेस्ड है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सवाल बुक से पढ़ सकते हैं। सवाल है कि दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण क्रमशः 10⁻⁻8 कूलम और -10⁻⁻8 कूलम है, जो कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है कि चित्र के अनुसार बिंदु A, बिंदु B तथा बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि हमें बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। देखिए बेटा, पहले एक समय पर हम एक बिंदु की बात करते हैं, फिर दूसरे समय पर दूसरे बिंदु की बात करते हैं। पहले हम एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पहले A पर, फिर A पर विद्युत क्षेत्र से B पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर B पर निकालेंगे B और फिर उसके बाद C। ठीक है, A पर वैद्युत क्षेत्र ये दो आवेश बनाएंगे, B पर भी वैद्युत क्षेत्र ये दोनों आवेश बनाएंगे, और C पर भी वैद्युत क्षेत्र ये दोनों आवेश ही बनाएंगे। तो जैसा ऊपर लिखा था मैंने कि किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर निकाय के अलग अलग आवेशों के वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये पूछा गया उस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर बाद में उनको सदिश जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं A पर वैद्युत क्षेत्र। तो मैं पहले इस बात को लिख देता हूं, बिंदु A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बेटा मैं परिणामी वर्ड यूज करता हूं, इसको बेटा मैं डिनोट कर देता हूं EAC, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले A पर वैद्युत क्षेत्र Q1 भी बनाएगा, Q2 भी बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 की वजह से कि A पर Q1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है बेटा Q/r²। r आवेश से उस बिंदु तक की दूरी थी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, Q वह आवेश था जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये फॉर्मूला था ε0, जबकि आवेश कहां पर रखे हो, निर्वात में। ओके बेटा, तो A के लिए सबसे हम पहले बात करते हैं A पर वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो मैं लिख देता हूं कि Q1 के कारण A पर वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र को बेटा मैं डिनोट कर देता हूं E1A से, E1A पर, यानी 1 के कारण A पर वैद्युत क्षेत्र E1A। तो बेटा E1A बराबर 1/4 पाई ε0
आवेश कितना है, ये आवेश दे रखा है बेटा 10 टू दी पावर -8 कूलम। ठीक है बेटा, मैंने कहा था स्थिर वैल्यूज में आवेश बहुत छोटे होते हैं, तो आप देख सकते हैं 10 टू दी पावर -8 है दोनों आवेश। आवेश स्थिर वैल्यूज में आप जब देखिएगा ज्यादातर नहीं छोटे होंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी Q1 से A तक की दूरी है बेटा 0.05 मीटर। कितनी है, 0.05 मीटर। ये दूरी है बेटा 0.05 मीटर, इसका इस वाला। ओके बेटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या मान लेते हैं, एक परीक्षण आवेश। क्या मान लेते हैं, एक बिंदु पर एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनात्मक। ये जिधर भी भागेगा या आवेश की वजह से इस पर जिधर भी बल लगेगा इस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव की वजह से ये आवेश किधर की ओर भागेगा, इधर। ठीक है, दाईं ओर, बुक में लिखा हुआ है दाईं ओर, पर मैं बोलूंगा Q1 से Q2 की ओर। ये समझ लीजिए, कहां से, Q1 से Q2 की ओर। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी या विद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन। ये मैंने लिखा, ये इसको बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1A। ये हो गया E1A। तो हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर तरफ लिख सकते हैं, कुछ भी। डायरेक्शन मिल गई, आप यहां पर क्या लगा सकते हो, वेक्टर। क्या लगा सकते हैं बेटा, वेक्टर। ये अपनी हो गई इक्वेशन 1। इसको यहां पर इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब A पर एक और विद्युत क्षेत्र बनेगा, वो कौन बनाएगा, Q2। अब Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो Q2 के कारण बेटा इसका परिमाण भी निकाल देता हूं, वैल्यू भी निकाल देता हूं। इसकी वैल्यू हो जाएगी E1A। ये होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और बेटा ये है 10 टू दी पावर -8, और ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये 0 डेसिमल से पीछे आगे 2 पॉइंट है, तो ये 10 टू दी पावर -4। इसको बेटा डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन बेटा सेम जो ऊपर लिखी हुई है वही डायरेक्शन होगी। इसको अब इक्वेशन बनना भी देते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा बेटा E1A बराबर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 4, और यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन यूनिट है बेटा इसकी न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन है इसकी Q1 से Q2 की ओर। अब इसको इक्वेशन 1 छोड़ दो। अब ये अपना एक विद्युत क्षेत्र आ गया A की वजह से, 1 की वजह से। अब एक पर विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो Q2 यहां पे लिखते हैं बेटा, Q2 के कारण भी A पर वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को बेटा मैं डिनोट कर देता हूं E2A से। किससे, E2A। A पर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो E2A बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, 2 माइनस 10 टू दी पावर -8। मैंने कहा था प्लस माइनस आवेशों में नहीं लेंगे, आप किसी भी आवेश में प्लस माइनस मत लीजिएगा। ठीक है, जहां भी वेक्टर बात चल रही हो, वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो आप आवेशों का प्लस माइनस मत लीजिएगा। स्केलर हो तो प्लस माइनस कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, अभी तक फोर्स आया था और
इलेक्ट्रिक फील्ड आया। दोनों ही वेक्टर हैं, इसलिए अभी तक प्लस माइनस मैंने कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी जाएंगी, तब हम इनके प्लस माइनस लेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 8। डायरेक्शन हम अपने दिमाग से निकालते हैं। और ये हो जाएगा डिस्टेंस भी कितना है बेटा, ए से Q2 तक का डिस्टेंस या Q2 से ए तक का डिस्टेंस कितना है 0.05। 0.05 डायरेक्शन। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो हमें मालूम है बेटा Q2 कैसा है, माइनस। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इससे। माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचता है, या दूसरी भाषा में, दूसरी वर्ड में ये कहें, माइनस विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की तरफ होती है और धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है। तो यहाँ ऋणावेश की तरफ होगी, तो ऋणावेश इधर है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ग्रीन पेन से खींच देता हूं, सेम लंबाई का होगा वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है। ओके, इसको डिनोट कर देते हैं E2A से, E2। तो बेटा इसकी डायरेक्शन हो गई Q1 से Q2, Q1 से Q2 की ओर। ओके, बुक में लिखा हुआ है दाईं ओर, आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं। ये कौन सी है, दाईं ओर, पर मैंने क्या लिखा है Q1 से Q2, आपकी मर्जी। ठीक है, परिमाण इतना ही आएगा। तो E2A वेक्टर लगा दिया, ये हो जाएगा 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन वही, ये वाली Q1 से Q2 की। शॉर्टकट मत मारिएगा बेटा, मैं डैश डैश लगा सकता था पर शॉर्टकट नहीं, इस पे इक्वेशन 2 ना। अब बात आती है, मैंने कहा था ये तो हो गए हमारे बेटा इंडिविजुअल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी अलग अलग आवेशों के कारण क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। अब क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, सदिश योग। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये कितना था, E से बात की थी ना। तो E को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। E बराबर हो जाएगा E1A प्लस E2A। इन दोनों को वेक्टोरियल जोड़ना है, सदिश रूप से जोड़ना है। यहाँ पर आसान है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमें मालूम है इन दोनों ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ओके बेटा, इनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये कैसे हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्शन कौन सी होगी, जो दोनों की कॉमन डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। तो इसका परिणाम हो जाएगा EA बराबर हो जाएगा बेटा, ये कितना है 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴। ओके बेटा, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन इसकी हमें मालूम है क्या है, Q1 से Q2 की। दोनों को जोड़ दें तो यह आ जाएगा बेटा EA बराबर 3.6 7.2 10⁴। यूनिट होती है इसकी बेटा न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन है इसकी बेटा Q1 से Q2 की। यह हमारा पहला आंसर है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र किस पर, A बिंदु पर। किस बिंदु पर, A। नॉर्मली बेटा बोर्ड एग्जाम में एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। यह एग्जाम्पल है, इसमें 3 बिंदुएं दे दी हैं। 3 बिंदुएं मतलब 3 कंडीशन है। एक तरीके से ये 3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है एग्जाम्पल। अक्सर कर हमेशा 1 या 2 बिंदुओं पर ही विद्युत क्षेत्र पूछने को आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 3 काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, पर आपको तो सभी बिंदुओं पर प्रैक्टिस करनी है। तो एक बिंदु पर हो गई। अब हम क्या देखेंगे, बी पर विद्युत क्षेत्र।
ठीक है, फिर सीखता चलेंगे। तो एक पैरा वैद्युत क्षेत्र आपको समझ आ गया होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं? पहले अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, फिर उसको सदिश योग कर देते हैं। यह हमारा ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब मैं बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखता हूं। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बिंदु बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बी पर वैद्युत क्षेत्र किस किस के वजह से होगा? Q1 और Q2 के वजह से। पहले अलग अलग निकालते हैं, बाद में इनको जोड़ देंगे। चलिए, तो पहले बात करते हैं Q1 के कारण। पहले बात करते हैं Q1 के कारण बी पर वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर देता हूं बेटा E1B। E1B बी पर एक 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, बी पर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? सेम वही फॉर्मूला में बताया था। E1B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 पर आवेश कितना है? 10⁻⁻8। दूरी कितनी है बेटा? Q1 से B तक की दूरी है 0.05, ये है 0.05 मीटर, तो इसका स्क्वायर। चलिए डायरेक्शन की बात करें तो B पर अब क्या करेंगे आप? B पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिए। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। इसको चाहे तो मैं लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, परीक्षण आवेश। यह हमेशा धनात्मक होता है। कहीं जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहीं पर हम परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो बेटा बी पर हमने क्या माना? परीक्षण आवेश। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? रिपल, प्रतिकर्षित, यानी इस डायरेक्शन में भेजेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? ये। तो बी पर 1 के कारण 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? कुछ इस दिशा, कुछ इस। ये है बेटा E2B, नो E1B, 1 के कारण। तो इसकी दिशा आप क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी दिशा लिख सकते हैं आप Q2 से Q1 की। इसकी दिशा उल्टी है पहले वाले से, Q2 से Q1 की ओर, या आप कह सकते थे बाईं ओर। क्या लिख सकते थे? बाईं ओर। यहां से देखें तो ये बाईं ओर। ठीक है बेटा, डायरेक्शन मैंने डायरेक्शन लिख दी, तो अब यहां पर क्या लगा सकता हूं? वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू आती थी, अभी हमने इससे पहले वाले ए पर वैद्युत क्षेत्र में इसको कैलकुलेट किया था। ये आ रहा 3.6 × 10⁴। ओके बेटा, इसको थोड़ा नीचे E1B बराबर 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन Q2 से Q1। ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो की ओर नहीं लिखा, समझ जाइए। इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए। क्या नाम दीजिए बेटा? इक्वेशन 1। चलिए अब देखते हैं B पर Q2 के कारण, B पर Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या Q2 बोला, Q1 ये, और B पर निकालना। चलिए B पर Q2 के कारण, तो इस बात को मैं लिख देता हूं Q2 के कारण B पर वैद्युत क्षेत्र। इसको डिनोट कर देते हैं बेटा E2B से। किससे डिनोट कर दिया? E2B से। B पर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो मैग्नीट्यूड E2B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है 10⁻⁸, माइनस प्लस नहीं लेते, मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटी निकालते हुए प्लस माइनस मत लीजिए। और डिस्टेंस देखिएगा बेटा, B का Q2 से डिस्टेंस कितना होगा?
यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.1, ये डिस्टेंस है 0.05, टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 0.15। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0.15, ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा डिस्टेंस आएगा Q2 से B पॉइंट तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो अब डायरेक्शन की बात आती है, तो माइनस परीक्षण आवेश को किधर खींचेगा, अपनी तरफ, क्योंकि माइनस आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस है, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ। तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर हुआ, इस तरह। तो बेटा इसका वैद्युत क्षेत्र इधर, ये बना दिया। ये एरो मैंने थोड़ा छोटा बनाया, ये वेक्टर छोटा बनाया, ये वेक्टर लंबा बनाया। क्यों? क्योंकि E2B का परिमाण कम आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। अगर ज्यादा का आप भाग करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, कम। तो ये वाला वैल्यू क्षेत्र कम आएगा, किस साइड, किसके कारण, Q2 के कारण, और Q1 के कारण ज्यादा आएगा, क्योंकि जिससे कम है। वैसे ही मैंने बताया था दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है, जितना दूर जाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। चलिए बेटा, तो हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं Q1 से Q2 की, Q1 से Q2 की, तो बेटा इसको डायरेक्शन हुई Q1 से Q2 की। डायरेक्शन लिख गई, तो यहां पर क्या लगा दिया मैंने, डायरेक्शन। अगर बेटा इस पूरी चीज को कैलकुलेट करते हैं, इस पूरी चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगी बेटा E2B बराबर आती है 0.04, 0.4 कितनी आती है बेटा, 0.4, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर 4, ये आती है 0.4 10 टू द पावर 4। यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन Q1 से Q2 की, तो बेटा इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन। अब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, बी पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकल गए, इनको सदिश रूप से जोड़ देना। तो बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा EB बराबर कैसे होगा, E1B प्लस E2B। वेक्टरों को लिखने का यही तरीका है, वेक्टर हमेशा जोड़ के ही लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये जोड़े कैसे जाएंगे, एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, यानी ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत होते हैं तो सीधे घट जाते हैं, सीधे घट जाते हैं। और डायरेक्शन किसकी होगी, डायरेक्शन जो बड़ा वाला है उसके लिए मानी जाएगी। यहाँ पर बड़ा कौन है, 1B, तो डायरेक्शन उसके परिणामी की कौन सी मानी जाएगी, 1B। इनका परिणामी क्या होगा, इसमें से ये घटा देंगे परिमाण में से, और दिशा किसकी मिलेगी, 1B की, क्योंकि ये ज्यादा है। तो EB बराबर आप लिख सकते हैं बेटा 3.6, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ लगा दिया बेटा मैंने माइनस 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4। ये माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि अब मैंने एक की दिशा दे रहा हूं, ये वाली Q2 से Q1 की, इसकी दिशा बेटा आपको मालूम है Q1 से Q2 की होती, तो अगर ये दिशा लेता हूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, है ना। अगर कोई वेक्टर मेरी तरफ है पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट नेगेटिव वेक्टर किधर होगा, उस साइड। तो आप समझ सकते हो, Q2 से Q1 करना था, अगर Q1 से Q2 इधर लिया है, तो Q1 से Q2 वाले को इधर है, अगर ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बता दिया, EB बराबर आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन Q2 से Q1 की, किताब में लिखा हुआ है बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इस तरह, और Q2 से Q1 भी इस तरह। तो आप कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, वो कोई आपकी मर्जी, ये आपका सेकंड आंसर। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिएगा, डायरेक्शन निकालना। परीक्षण आवश्यक, कभी सेम भी हो सकती है डायरेक्शन, कभी अपोजिट भी हो सकती है, किसी और एंगल पर भी हो सकती है, जो कि सीधी से।
अब हम सी केस को देखते हैं। सी केस में अलग डायरेक्शन है, उसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्वेश्चन में दे रखी है, आप देख लीजिए, इसे भी आप नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हमने किससे डिनोट कर दिया? ईसी से। सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ईसी से। तो सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, फिर Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र, और ठीक है, और उनको बाद में सदिश जोड़ देंगे। तो पहले बात करते हैं हम Q1 के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा इसको डिनोट कर सकते हैं E1C, सी पर 1 के कारण, ठीक है। तो E1C होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है बेटा 10 टू द पावर -8 Q1। डिस्टेंस बेटा इसकी दे रखी है 0.1 मीटर। कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक परीक्षण आवेश मान लीजिए, Q0 परीक्षण आवेश मान लिया। परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये वाला इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण, या कहेंगे प्लस की वजह से बाहर की ओर। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऐसी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1C। सी पर वन के कारण वैद्युत क्षेत्र, सी पर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए बेटा, अब इसके डायरेक्शन। तो अभी बेटा इसके डायरेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये पॉइंट दिए होते तो मैं इनके अलावा लिख सकता था, तो अभी पॉइंट नहीं है मेरे पास यहाँ पर, इसलिए सी की डायरेक्शन अभी मैं लिख नहीं सकता। Q1 जो है वो आवेश है, वो पॉइंट नहीं है। Q1 क्या है? आवेश। और सी क्या है? इस पॉइंट का सी, ये पॉइंट है सी। अगर इस पॉइंट को ए बी सी कुछ माना होता तो मैं ए से सी या जो भी डायरेक्शन बनती लिख सकता था, तो अभी मैं नहीं लिख रहा। हालांकि लिख सकता हूँ Q1 से सी की ओर, पर ये दोनों चीजें आइडेंटिकल नहीं है, ये आवेश है, ये बिंदु है, इसलिए मैं Q1 से सी नहीं लिख रहा। तो अभी मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्शन एंड में लिख दूंगा। डायरेक्शन नहीं लिखा तो मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया, डायरेक्शन नहीं लिखी तो मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया। जब तक डायरेक्शन ना मिले वेक्टर मत लगाइए। तो इसको कैलकुलेट करें तो E1C बराबर 9 10 टू यह आएगा बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -8 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -6 9, तो E1C बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 11 -3 3 9 इंटू 10 टू द पावर 3 यूनिट न्यूटन पर कूलम। यूनिट होगी बेटा इसकी न्यूटन पर। डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है, इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़। अब सी पर Q2 के कारण, Q2 के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र E2C। बेटा ये इसी तरीके से आपको लंबा लंबा करना पड़ेगा, बार बार ऐसे लिखकर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन भी तभी करेक्ट होगा, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी डायरेक्शन वगैरह में। ठीक है बेटा, पैसेंस रखिएगा। आप धैर्य जल्दी खो देते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छोटा है, बस डिटेल में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कम गलतियां होंगी। आप शॉर्टकट करेंगे तो ज्यादा गलतियां हो जाएंगी, गलती पकड़ी नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे जरूरी है धैर्य रखिए, एक क्वेश्चन कीजिए पूरे दिन में, सोच समझ के लिख के ठीक से। ठीक है बेटा, मैं कभी शॉर्टकट नहीं मारता, इसीलिए कि मैं अगर इतना सा शॉर्टकट मारूंगा तो आप उससे ज्यादा शॉर्टकट करने लग जाएंगे। तो बेटा इफर्ट लगाना पड़ता है, इफर्ट लगाइए। ठीक है, आपको ज्यादा इफर्ट लगाना है। ठीक है, चलिए E2C, तो E2C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश दूर से Q2 कितना है 10 टू द पावर -8, प्लस माइनस लेते नहीं है, डिस्टेंस इसका भी यहां से यहां तक 0.1 है, 0.1 मीटर। ठीक है, ओके बेटा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसकी भी, डायरेक्शन ये नेगेटिव है, परीक्षण आवेश पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी ऐसे।
ये है ई टू सी, ठीक है। तो अब इसकी भी डायरेक्शन नहीं लिखता क्योंकि इसके लिए पॉइंट नहीं है, दोनों कॉमन। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम जो ये आया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो E2C बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। चलिए अब हमें दोनों वेक्टर मिल गए, इंडिविजुअल वेक्टर यानी अलग अलग वेक्टर मिल गए, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र मिल गए E1C E2C। अब इनको वेक्टोरियल जोड़ना है। वेक्टोरियल जोड़ने के लिए देखिए बेटा, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल थे, ये समांतर और प्रति समांतर थे, तो सीधे जुड़ गए, हो गए थे, आसान था। हालांकि सदिश से जुड़ा था, पर वो तरीका है क्योंकि एंगल इनके बीच 0 होता है, इसमें 180 होता है। इसमें एंगल 120 का, कैसे 120 का है देखिएगा बेटा, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 और ये वाले डिस्टेंस में पॉइंट 1, तो एक तरीके का ये समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला कोण कितना होगा 60, और ये दोनों का कोण कितना होगा 120, ये दोनों के बीच का कोण कितना होगा 120। अब 120 का कोण है, हमें वेक्टर को लिखने का तरीका तो ये है EC इक्वल टू E1C प्लस E2C। वेक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं। और इनको जोड़ेंगे कैसे, समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज के नियम में सबसे पहले क्या निकालते थे, परिमाण। तो परिमाण के लिए फॉर्मूला था परिमाण। परिमाण के लिए फॉर्मूला होता था बेटा EC स्क्वायर बराबर EC1 का स्क्वायर, सॉरी E1C स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर प्लस 2E1C E2C cos 120, cos थीटा आता था, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी। परिणाम निकालना, यहाँ पर परिणामी निकाल रहे हैं, इनको जोड़कर तो ये परिमाण निकलेगा। दिशा के लिए बाद में बात करते हैं। चलिए, तो परिमाण E1C है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इसका स्क्वायर। E2C भी कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। E2C ये ना E1C 9 इंटू 10 स्क्वायर ये वाला, ठीक है बेटा, ठीक। प्लस 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, ब्रैकेट लगा देता हूं, और 9 इंटू 10 टू द पावर 3 E2 ये वाला E1C E2C। और cos 120 का मान होता है बेटा -1/2। क्या होता है, -1/2। यहां से 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर कॉमन लीजिए पूरे में से, तो ये क्या बचा 1, ये क्या बचा 1। यहां से ये दोनों बाहर आ गए कॉमन से, अंदर क्या बचा 2 इंटू -1/2, तो 1/2 ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस आगे आ गया, तो ये क्या बचा बेटा -1, ये क्या बचा -1। तो अपना EC स्क्वायर बराबर आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर कैसे, तो EC बराबर आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके बेटा, न्यूटन पर। ये इसका परिमाण है। ये क्या आ गया, इन दोनों के परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिणाम, ठीक है। अब दिशा, तो दिशा के लिए मैं वैसे तो आप फॉर्मूला भी है, पर आप यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं, एक रूल है सिंपल। अगर दोनों सदिशों का परिमाण समान हो, दोनों सदिशों का क्या हो, परिमाण समान, तो दोनों सदिशों का परिमाण समान है, तो उनका परिणामी उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा। उनके क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, तो जो परिणामी होगा इससे भी 60 पर होगा, इससे भी 60 पर होगा, यानी वो किस तरीके से होगा, इस तरह। ये बेटा 60 का ऐसे, ये इतना कोण कितना बनेगा 60 का, तो ये इसका परिणाम, यानी इसकी दिशा क्या होगी Q1 से Q, पैरेलल है ये, तो Q1 से Q। तो इसकी दिशा के लिए आप लिख सकते हो बेटा EC बराबर
9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके सर, लिख देता हूं बेटा इसकी Q1 से Q2, Q1 से Q2 की, ठीक है बेटा। समांतर दिशाएं एक ही होती हैं, ये मत सोचने से Q1 से Q2 ये अलग है ये अलग है, नहीं बेटा, दोनों समांतर दिशाएं एक ही मानी जाएगी। ये भी पूरा है, थोड़ा ऊपर से करूं तो भी पूरा है, जो भी है, ठीक है बेटा। चल, तो अब मैं इस पर वेक्टर लगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका बेटा एक और जो बुक में दे रखा है, बुक में जो दे रखा है उसका एक और मेथड दे रखा है इसका, जो वो भी आसान है। वेक्टर यहां तक तो कॉमन चीज, इनको वेक्टोरियल सम करना यानी सदिश योग करने का एक और तरीका दे रखा है, उसे भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब इसको मैं बताता हूं, वो वैकल्पिक विधि, दूसरी विधि भी मैं लिख देता हूं। सिर्फ इस वाले की वैकल्पिक सेकंड मेथड, यहां लिख देता हूं सेकंड अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि। देखो वैकल्पिक विधि, सबसे पहले वैकल्पिक विधि के लिए सबसे पहले इसको ओके चलो, हमारे पास एक और तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। हम E1C को दो कंपोनेंटों में वियोजित कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, समांतर और लंबवत। आपको पता है किसी भी सदिश को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, समांतर और लंबवत। तो सबसे पहले E1C का समांतर घटक ही होगा, ये इसका समांतर, ये कोण 120 है, ये यहां से लेकर यहां तक का कोण होगा 60, और यहां से लेकर यहां तक का कोण भी कितना होगा 60। तो ये बनेगा बेटा E1C cos 60, एंगल के साथ वाला घटक cos होता है, और इसका लंबवत घटक ये होगा E1C sin 60। ओके बेटा, सेम ऐसे ही E2C के लिए बात करते हैं। E2C के लिए, E2C का समांतर घटक इधर होगा, इधर ही खींच देता हूं, ठीक है। सेम लंबाई का होगा पर दो है, ये हो गया E2C cos 60। ओके बेटा, और इसका लंबवत घटक किधर होगा नीचे, ये क्या हो गया E2C sin 60। ओके बेटा, तो आप इसमें देखिए घटक, अब घटकों को जोड़ते हैं। ये दोनों घटक परिमाण में समान है, E1C और E2C आपने देखा था बराबर आए थे, और sin 60 बराबर हो गया। तो ये दोनों चीजें परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों घटक अपने को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल या मतलब नष्ट, जीरो कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि लंबवत घटक परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, नष्ट या कह देता हूं जीरो, क्या कर देते हैं, जीरो कर देते, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लंबवत घटक तो खत्म हो गया। अब परिणामी जो कुछ भी बचा वो किसकी वजह से होगा, समांतर घटक की वजह से। समांतर घटक दोनों के दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो सीधे जुड़ जाएंगे हैं। यहां लिख देता हूं समांतर घटक हैं E1C cos 60 तथा E2C
2c cos 60 एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। बेटा ये इतनी बातें लिखने की जरूरत है, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, आपको भी अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर परिणामी हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा बेटा है E1c cos 60 प्लस E2c cos 60। तो EC बराबर हो जाएगा E1c है 9 × 10⁻³ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 9 × 10⁻³ और cos 60 की वैल्यू 1/2। दोनों को जोड़ें तो EC बराबर आ जाएगा बेटा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर। ठीक है। और दिशा में मालूम है, जब दोनों ही एक दिशा में तो ये दिशा बन जाएगी, तो इसकी दिशा आप लिख दीजिए Q1 से Q2, Q1 से Q2 की। ठीक है। अगर दिशा लिख दी तो यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ तक वेक्टर मत लगाइए। ठीक है बेटा। तो आप देखिए ये आंसर और दोनों एक ही बात है, ये भी क्या है। तो आप वेक्टरों को सम करना तो आपका है, आप 11 से करते आ रहे हैं और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। प्रॉब्लम वैसे बन जा सकती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास 1.8। अभ्यास 1.8 भी आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र पड़ रही है, उसे और देखते हैं।